बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अदालती अमले के मुताबिक फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल और फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान। 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, ताखीर की वजह क्या सामने आ रही है? फ़िलहाल तो कोई ऐसी ख़ास रीज़न सामने नहीं आई, चूँकि ये एक अहम नौइयत का मामला है और ये फुल कोर्ट इस केस को सुन रहा था। तो चीफ़ जस्टिस जैसे ही इस केस की समाअत का इख्तिताम हुआ तो उससे पहले चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि अगर तो इत्तफ़ाक़ राय हुआ तो फिर आज ही फ़ैसला सुना दिया जाएगा, वरना इस फ़ैसले को महफूज तस्वर किया जाएगा। तो अब ये पहले ये अदालती अमले की जानिब से ये चहमगोइयाँ जारी थीं कि जैसे मगरिब की नमाज के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कमरा अदालत में ऐसी कोई हलचल नहीं है कि जैसे 1 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये किसी भी टाइम ये फ़ैसला सुनाया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खासी अहम नौइयत का ये केस है। जैसे ही चीफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ़ जस्टिस के लिए नामजद हुए थे तो पहला जो केस इन्होंने फिक्स किया था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ही था और उन्होंने जिस दिन अपने ओहदे का हलफ लिया था, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। पहले उसमें यह फैसला हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की से मुतल्लिक जो केस है इसकी समाअत बराह रास्त कौम को दिखाई जाएगी और फिर जो सरकारी टीवी है उसकी जानिब से बराह रास्त नशरियात के इंतज़ामात किए गए। यहाँ पर जो गैलरी है वहाँ पर कैमरे लगाए गए और ये पूरी जो कौम ने इस नशरियात को बराह रास्त देखा। पहले दिन जो है वो इस केस में अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए थे और जो दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए थे और चीफ़ जस्टिस की जानिब से बारहा ये कोशिश की जाती रही है कि इस केस को जितना जल्दी हो सके कंक्लूड किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ है वो पहले से ही ज़्यादा है। चीफ़ जस्टिस कह चुके हैं कि हमने ठीक है, और केसेस। बहुत शुक्रिया। ये ज़रा सा टेक्निकल था, इसलिए ज़रा वक्त लगा। तो मैं पहले आज का वो जो आज की बात हुई वो पढ़ देता हूँ और फिर आज का ऑर्डर। The Attorney General of Pakistan has concluded his submissions in support of the Constitution 023 within brackets the Act. Learned Mr. Hassan Irfan Khan for the petitioner and Constitution petition number 19/2023. Learned Mr. Mohammad Ikram Chaudhary for the Constitution petition number 20 of 23. And learned Mr. Abid S. Zubairi, President of the Supreme Court Bar Association, exercised their right of reply and were heard. These petitions were heard by the full court on 18 September, 3rd, 9th, 10th and 10th October 2023 and are today disposed of in terms of the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by a majority of 10-5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9-6, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, right closed, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8-7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa,
Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting the right of appeal retrospectively is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we tried to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much, and members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now, well-deserved rest I will get. Okay. Thank you. तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला जो कि अब से कुछ देर पहले महफूज किया गया था, जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाना शुरू की। तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। ये मुख्तसर फैसला उनकी जानिब से सुनाया गया है। तफसीली तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अहम मामला था जिस पर सबकी नजरें थी। 5 समातें हुई और 5 समातों के बाद आज फैसला महफूज किया गया, दलाइल मुकम्मल हुए और आज ही इस फैसले को सुना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का निफाज सुबकदोश होने वाले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को मुअत्तल कर दिया था, और जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाया और उसके फौरन बाद फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। इस मामले पर बात की गई। 5 समातों के बाद अब तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इमरान, हमने देखा चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाया और मुख्तसर फैसला था, इसकी तफसीलात से हमें आगाह कीजिए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जितनी भी दरखास्तें थीं वो अक्सरियती फ़ैसले की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई हैं। ये 10-5 के तनासुब से ये फ़ैसला सुनाया गया है। 10 जो जजेज़ हैं उनकी जानिब से जो है वो अक्सरियती फ़ैसला दिया गया है, जबकि 5 जजेज़ जो हैं उनकी जानिब से अपना इख्तलाफी नोट जारी किया जाएगा। ये एक शॉर्ट फ़ैसला था जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पढ़कर अभी सुनाया गया है। इस फैसले की डिटेल जजमेंट्स जो है वो बाद में जारी की जाएंगी। 5 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया है उनमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो शॉर्ट जो आर्डर था उसको वो पैराग्राफ पढ़कर सुनाया गया है और जितनी भी दरखास्तें थी उनको अब मुस्तरद कर दिया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून बनाया गया था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी करार दिया गया है और इसके खिलाफ जितनी दरखास्तें थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 समातों के बाद ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने ये समात की थी और आज ये 5वीं समात थी जिसके बाद इस केस को कंक्लूड किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये स्ट्रेस किया गया कि जितना जल्दी हो सके तमाम फ्रीकैन अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर पहले ही ज़ेर इल्तवा केसेस का बोझ है और हम नहीं चाहते कि हम सारा दिन बैठकर ये केस सुने और इसी दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर दीगर केसेस का बोझ बढ़ता जाए। और आज हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने आर्गूमेंट किए, उसके बाद काफ़ी जो है वो ब्रीफ सा जवाब आया फ्रीकैन की जानिब से और फिर फैसला महफूज किया गया। जो पहले कहा गया कि 5:30 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन कुछ ताख़ीर से ये फैसला आया और चीफ जस्टिस ने पढ़कर ऑपरेटिव पैराग्राफ जो है वो पढ़कर सुनाया है। ये मुख्तसर फैसला था जो इस फैसले के पीछे वजूहात हैं वो तफसीली फैसले में जारी की। ठीक है इमरान, आप साथ ही रहेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा अहम फैसला था जो सुना दिया गया 5 समातों के बाद, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज फैसला दुरुस्त है और वो जो बेंचेस जो बनाए जा रहे थे अपनी मर्जी से, चीफ जस्टिस जो अपनी मर्जी से बना रहे थे, उस पे उन्होंने कहा कि वो वाला प्रोविजन जिसके तहत के 3 सीनियर जजेस की कमेटी बनाई गई है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उसको उन्होंने अपहोल्ड कर दिया और अपील जो है जो उन्होंने प्रोवाइड की थी उसको भी अपहोल्ड कर दिया उन्होंने, एक्सेप्ट के रिट्रोस्पेक्टिविटी से नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने 184(3) में अपील प्रोवाइड कर दी है जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। और उसके अलावा
बाकी जो इनेक्टमेंट है पूरी की पूरी उन्होंने अपहोल्ड कर दी है, जिसमें कि वकील भी आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं। और फिर वो जो इंटरिम मामला आ रहे थे, जो इंटरिम रिलीफ के मामला थे, उसमें जो 14 दिन मुकर्रर किए गए हैं उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट पाबंदी करेगा। तो ऑन द होल ये फैसला जो है उन्होंने लॉ को अपहोल्ड किया। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक अहम मामला जो कि अहम सवाल उठाया गया था दौरान समाअत, वो ये था कि एक्ट का इत्तलाक कब से होगा, तो इसका जवाब तलाश हो सका इस समाअत में? नहीं, एक्ट का इत्तलाक तो उन्होंने कह दिया ना कि एक्ट बिल्कुल ठीक है ना। एक्ट का इत्तलाक जो है वो तो प्रोस्पेक्टिवली है ना, सारे प्रोविजंस प्रोस्पेक्टिवली होगा। सिर्फ अपील पे था कि अपीलें जो कि केस पहले हो चुके हैं उनके खिलाफ क्या अभी अपील आ सकती है कि नहीं आ सकती, उस पे उन्होंने वो रिट्रोस्पेक्टिविटी वाली बात जो है उसको फिलहाल नहीं माना। लेकिन बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं एक्ट के उनको अपहोल्ड कर दिया गया। ठीक है सर, ये बताइएगा कि इसका कौन से ऐसे लीगल मैटर्स हैं जिन पर असर पड़ेगा, और बेसिकली ये शिकें क्या थी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सकेंगी? इरफान कादिर साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। अहम केस था जिसका फैसला पहले महफूज किया गया और अब ये फैसला सुना दिया गया। आज की समाअत में अटर्नी जनरल की जानिब से रिमार्क्स दिए जाने थे और उनकी जानिब से आर्ग्यू किया जाना था। अटर्नी जनरल ने आज कहा कि केस काबिल समाअत होने पर दलाइल दे चुका हूं, 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। इस हवाले से राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज ये अहम फैसला सुना दिया गया है, तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये फैसला एक बुनियादी तौर पे बहुत अहम फैसला है, क्योंकि काफी अरसे से इस चीज की डिमांड की जा रही थी कि जो बेंचेस की फिक्सेशन होती है, रोस्टर की बात होती है, वो थोड़ा सी पावर्स को डिवाइड होना चाहिए और उसमें एक की बजाय 2 या 3 जजेस अगर इन्वॉल्व हों तो वकला को या लोगों के लिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की बात होती है। और नंबर 2, ये जो अपील का राइट था कि जी 184(3) में जो अपील, क्योंकि इसमें फैसले के बाद कोई अपील नहीं थी, तो दुनिया में अपील एक सब्सटेंशियल राइट है और तमाम वकला तंजीमें काफी अरसे से इस चीज की रिक्वेस्ट कर रही थी, वो इस चीज की ख्वाह थी कि ये अपील का राइट दिया जाए। तो अब 10 जजेस ने कलेक्टिवली ये फैसला दिया है। तो क्योंकि जो इख्तियारात की बात हो रही है बेसिकली, तो इख्तियारात में हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो आपने अपील की बात की इससे एक सवाल उठ रहा है, मुतासरीन इससे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं? स्पेशली नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात हो रही है, क्या वो अब अपील का हक रखते हैं और अपील दायर करेंगे इस मामले को लेकर आगे? देखिए, बिल्कुल इसमें मुतासरीन अब ये देखना है कि जी अगर तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया है तो फिर तमाम वो लोग सर यही पर मैं ऐड करना चाहूंगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया है, उसको मुस्तरद किया गया। इसके अलावा जितनी भी बाकी शिकें थी उन पर बात की हुई है और जो दरखास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। आने वाले केसेस पर अपील का हक मिलेगा, लेकिन जो इससे पहले हैं उन पर हक नहीं मिलेगा। तो इससे फिर मियां साहब को तो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनका केस तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और बकौल आपके मैंने फैसला नहीं देखा कि सिर्फ अगर आने वाले केसेस पे ये होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है, तो फिर मुस्तकबिल में आने वाले जो भी केसेस अब आर्टिकल 184(3) के तहत डिसाइड होंगे वो एक अपीलेट फोरम पे जाएंगे, एक अपीलेट बेंच बनेगा, जो कि ओवरऑल आई थिंक इट्स एक खुशाइंद बात है। एक लोगों को मौका दिया जाएगा कि दोबारा से रिकंसिडर किया जाए कि जो फैसला आया है। और दुनिया में ये होता है, अपील, हर फैसले के खिलाफ अपील का एक शरई हक भी है और एक ये कानूनी हक भी दिया गया है। ठीक है। अच्छा सर, आप ये जो एक्ट था, इख्तियारात की आप बात कर रहे थे, उस वाले से बताइएगा किस तरह से आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद होगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक जज की बजाय 3 जज साहिबान की कमेटी होगी जो मामलात को देखेगी। अब देखिए, इख्तियारात की बात यहाँ पे है, एक जज की जो असल में मैं बात कर रहा था वो है कि जी यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत तो नहीं कर रही, कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि अब ये होगा कि जो भी पार्लियामेंट आएगी अगर वो कोई भी तरमीम कर सकती हैं और वो एक्ट के जरिए इस प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकती हैं।
तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि कौन सी चीजें हैं कि जो कि उनकी पावर्स को बढ़ाती हैं, फिर तो इजाजत है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें आए कि जो कि उनकी पावर्स को घटा रही हैं, फिर आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो बाकी जो अख्तियारात हैं, वो जो पहले एक जजमेंट आई थी कि जी मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस होता है, तो उस चीज को उन्होंने कहा कि वन मैन शो को नहीं होना चाहिए, 3 जजेस बैठेंगे, फैसला करेंगे, और उसमें उसके बाद आर्टिकल 191 के तहत अगर ये मजीद भी कुछ बनाना चाहे रूल्स, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट को, फुल कोर्ट को इजाजत है कि वो उन अपने रूल्स में भी अमेंड कर सकते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव उसकी रॉय साहब, चली आपकी है। नजर में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कितना अहसन कदम था, क्योंकि जैसे उन्होंने हल्फ उठाया सबसे पहले उन्होंने इसी केस को तरजीह दी और इस पर फुल कोर्ट बना दिया गया, जिससे वो एक जो तकसीम का भी एक सुप्रीम कोर्ट में एक तासुर था वो भी खत्म हुआ। देखिए, बिल्कुल करेक्ट बात करेंगे आप कि इसमें तो फुल कोर्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया कि बैठा दिए, तमाम जजेस ने खुल के इसको सुना, और ना सिर्फ सुना, बहुत अच्छी बात हुई कि लाइव पूरे पाकिस्तान में इसकी कवरेज दिखाई गई, और उसके बाद तमाम जजेस ने फ्रीली अपने क्वेश्चंस वहां पे किए वकला से, और उसके बाद अगर मेजॉरिटी 10 जजेस की इस नतीजे पे पहुंची है, तो फिर ये कलेक्टिव विजडम है जिसको निगेट नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम हमेशा से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला चाहे वो जैसा भी हो, उसको मनोवन देखना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट हो, और अब ये चीज बहुत से केसेस में क्लैरिटी दे देगी, और ये देखना है कि जी आया क्या इस फैसले से जो पुराने केसेस कुछ फैसले हुए हैं, उनकी बेंच की कंपोजिशन पे इतराज था उस वक्त, तो क्या उनके मुतालिक कुछ लिखा गया है या नहीं, कि जो हालिया माजी करीब में जो कुछ फैसले हुए हैं क्या वो अफेक्ट होते हैं या नहीं। अच्छा आमिर वाह साहब, आज मॉरली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही इस फैसले के बाद, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की, पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम इनके दुश्मन हैं, मिलकर चल सकते हैं। यानी कि ये जो एक पहले तासुर दिया जा रहा था कि पार्लियामेंट ये कानून साजी कर नहीं सकती थी, उस पर भी ये जो आज फैसला आया ये वादे करता है कि पार्लियामेंट कर सकती थी, और हर इदारे की एक अपनी डिग्निटी है, उसको कोई इदारे आपस में क्लैश के तौर पर या जो लोग क्लैश डालने की कोशिश करते हैं, उससे आज इस फैसले पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि देखिए ना, मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो ये कलेक्टिव हमआहंगी से ही आगे बढ़ सकेंगे। अदारों में जितनी कोऑर्डिनेशन होगी, जितनी वो मिल बैठ के आगे बढ़ेंगे, तो उससे ही एक पॉजिटिविटी की तवक्का रखी जा सकती है। उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये राइट भी है कि कहीं ऐसी कानून साजी हो जाती है जो आइन से मुतसादिम है। तो अब इसमें अगर ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है कि जो कि मजरू हो रहा है या कि जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और वो समझते हैं अगर हैं कि पार्लियामेंट ने ये इसमें कोई मैलाफाइडीज नहीं है, तो फिर इस फैसले को सराहना चाहिए, और हमें अब आगे भी 2-4 जो फैसले हैं वो खत्म करके लोगों के केसेस की तरफ जाना चाहिए, जो 56,000 केसेस पड़े हैं, ताकि उनमें उनको इंसाफ एक आम आदमी को मिल सके। लेकिन राजा साहब, इससे पहले वो लोग जो इंसाफ के मुतलाशी रहे सोमोटो के नतीजे में, जैसे फॉर एग्जांपल नस्ला टावर का एक मामला था जिस पर सोमोटो लिया गया और लोगों ने अपनी जमा पूंजी वहां पे खर्च कर दी, लेकिन एक अदालत के हुक्म के बाद उस टावर को गिरा दिया गया। क्या उन लोगों को अपील का हक नहीं होना चाहिए था? देखिए, अब ये तो फैसले, अब मैं जैसे आपने ही मुझे बताया कि जी इसमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आने वाले केसेस पे है, तो जो माजी में हो चुका सो हो चुका, रिव्यू उसमें है, पता नहीं रिव्यू डला है कि नहीं, रिव्यू की हद तक तो फिर भी गुंजाइश है कि आप जो पुराने फैसले हैं उसमें रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है तो फिर इस पे नस्ला टावर या दूसरे के लिए लागू नहीं होगा, और यकीनी तौर पे ये एक नाइंसाफी हुई कि यही बात जाहिर करती है कि अगर ऐसा कोई सो मोटो ले लिया जाता है, फिर आगे उसकी अपील ना हो, तो फिर लोग जो मुतासिरीन हैं, कम से कम अब उनके पास एक फोरम आ गया है, मुख्तलिफ जजेस बैठ के जो दूसरे होंगे जिन्होंने फैसला नहीं दिया वो अपील सुनेंगे, और उसके बाद फैसला आएगा, कि जो कि दुनिया भर में होता है।
अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि अब अपील का हक दे दिया गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ सबसे बड़ा इदारा है, तो अगर कल को कोई सो मोटो नोटिस लिया जाता है और उसका एक फैसला आता है तो अपील दोबारा कौन सुनेगा? अब देखिए ना, सो मोटो अगर लिया जाता है, पहली तो बात यह है कि 3 जजेस मिलकर फैसला करेंगे कि ये सो मोटो का केस बनता है या नहीं। फिर अगर वो बेंच बनाते हैं तो फिर वो ऐसा बेंच बनाएंगे कि जिसमें 7 से ज्यादा जजेस ना हो, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं। अपील के लिए वो 8 जजेस को छोड़ देंगे और 7 जजेस फैसला देंगे, और उस पे अगर फ्री कैन समझते हैं कि अपील करनी है तो फिर वो 8 जजेस जो बकाया होंगे वो उस पे अपील सुनेंगे और फैसला देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील वड़ाइश ने भी हमसे इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अदील, एक कन्फ्यूजन बरकरार है क्योंकि अभी तफसीली फैसला नहीं आया, मुख्तसर फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद क्या कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब अपील का हक रखते हैं या नहीं रखते? देखें, चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका खत्म हो गया और 8/7 से आया, और ये जो फैसले में जो 10/5 से और 8/7 से, यानी एक फैसला तो ये आया जो कि इस केस का मेजर पोर्शन कवर कर रहा है, जिसमें उसका जो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर से मुतालिक बात की गई है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस से मुतालिक बात की है। लेकिन अपील का हक तो दे दिया गया, लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के मामले पे फैसला 8/7 से आया है, जिसमें 8 जज साहिबान ने इसको मुस्तरद कर दिया है। ये एक मियां नवाज शरीफ के लिए एक ऐसे वक्त में बड़ा झटका है जब वो वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं और पाकिस्तान आने के लिए वो अगले 2 मुल्कों का दौरा करने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इस केस को देखा जा रहा था उस तनाजुर में, क्योंकि जब पीडीएम गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया तो उस एक्ट में जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई थी तो इसको रिलेट किया जा रहा था। जो नाकदीन थे वो कह रहे थे कि ये मियां नवाज शरीफ को या जो वो लोग जो 184(3) के से मुतासिरा हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन चूंकि 8 जज साहिबान ने इस हवाले से अपनी राय दे दी, तो ये एक उनके लिए कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे बड़ा धक्का है। लेकिन इससे होगा क्या कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं उसमें एक तो कैपिटल एफजेडी वाला मामला 184(3) के तहत जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, अब उस हवाले से एक कानून बन चुका जिसमें पार्लियामान ये करार दे चुकी है कि 62(1) की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए होगी। उसको स्पेसिफाई कर दिया, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जो कि 5 रुकनी बेंच ने दिया था और उसमें इसको फॉर लाइफ करार दिया गया था। लेकिन इसमें जो एक्ट बना, एक पार्लियामेंट बना, उसके बाद उसमें उसको स्पेसिफाई कर दिया गया। दूसरी मुश्किल मियां नवाज शरीफ साहब की क्या है जिसमें वो डिस्क्वालिफाइड है, वो अल अजीजिया केस है या एवन फील्ड डिपार्टमेंट का केस है जिसमें उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो गई थी, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ था। तो वो केसेस उनको मेरिट पर आकर लड़ने पड़ेंगे। लेकिन उनके लिए ये सहूलत कि ये केसेस इनकी ये रूट से ही खत्म हो जाते, इसकी बुनियाद ही खत्म हो जाती, उसके लिए वो अपील में आते और उनको बड़ी अदालत से उसमें कोई क्लीन चिट मिलने। ठीक है अदील, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, यही नुक्ता उनके सामने भी रखता। कादिर साहब, आज का एक बड़ा केस था जिसका फैसला सामने आया है। इस फैसले के बाद सबसे पहले इस फैसले को उस तनाजुर में देखा जा रहा था सियासी लिहाज से कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उन्हें अपीलों का हक मिल जाएगा। लेकिन अब तक का जो फैसला सामने आया है, अभी डिटेल सामने नहीं आई, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि उनके पास अपील का हक मौजूद नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? मेरा ख्याल है इसमें वो जो अपील का हक जो उन्होंने नहीं दिया इस वक्त विद रिट्रोस्पेक्टिविटी, उस पर रिव्यू फाइल होगा और अगर रिव्यू फाइल हुआ तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और उसमें उसका अपील का हक मिल भी सकता है। तो इसलिए वो कोई भी हतमी फैसला उस तरह से जब तक रिव्यू डिसाइड नहीं हो जाता उसमें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये फैसला ये अभी हतमी तौर पे डिसाइड होगी यही चीज। ठीक, अच्छा सर, यानी कि अब का जो अभी तक 3 पॉइंट जज साहब ने बयान किए, चीफ जस्टिस साहब ने, उसके मुताबिक जो पुराने फैसले हैं उन पर इतलाक नहीं होगा। अगर आने वाले दिनों में कोई सुओ मोटो का केस होता है जो कि 3 रुकनी कमेटी लेगी, सुओ मोटो भी नए प्रोसीजर एक्ट के तहत, और उन्हीं फिर केसेस पर भी अपील का हक होगा। वहाँ
पे अपील का हक होगा और होना भी चाहिए। इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा फैसला है कि ये बड़ी ज्यादती थी कि 184(3) में लोगों के खिलाफ फैसले हो जाते थे, उनका ट्रायल तक नहीं होता था और फिर अपील का हक भी उनसे छीन लिया जाता था। तो ये एक अच्छा इकदाम किया सुप्रीम कोर्ट ने। इरफान काजी साहब, इस मामले पर रिव्यू में जा सकता है जो नुक्ता हम उठा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से? हाँ, वो अगर चाहें तो वो रिव्यू उस पे जा सकते हैं, रिव्यू में बिल्कुल जा सकते हैं। और रिव्यू के लिए प्रोसेस क्या होगा, कितने दिन में ये रिव्यू होगा? ये तो 30 डेज है ना, रिव्यू का 30 डेज होता है। जी हाँ, ठीक है। और जो फ्रीकैन थे उन्हीं में से किसी ने रिव्यू में जाना है और फिर से दोबारा फुल कोर्ट ही इस रिव्यू को भी देखेगा? हाँ, रिव्यू को फिर फुल कोर्ट देखेगा। अगर के रिव्यू को उन्होंने देखा दोबारा से तो उसमें अगर ये फिर बैठ गए तो फिर इस तरह के तो बड़े लंबा भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब रिव्यू को इतना लंबा खींचेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रिव्यू में जाया जा सकता है। इस मामले पर अशतर और साफ साहब से भी हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। उन्होंने भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करना है। साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे नुमाइंदे वो कुछ वकला के साथ मौजूद हैं। तो जो कानूनी पेचीदगियाँ, जो सवालात हम उठा रहे हैं, शायद इन सवालों का जवाब वहाँ से मिल जाए। जी इमरान। जी, अमान यूसुफजई साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ये फैसला आया है, चूँकि हमारा एक बड़ा सियासी कुछ केसेस हैं, ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ को राइट ऑफ अपील है वो मिलेगा नहीं मिलेगा? इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, तो आप हमारे सामीन के लिए कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन अगर करना चाहिए। जी, मैं अदालत में मौजूद था जब ये फैसला अनाउंस हो रहा था। ये हकीकत है कि ये जो पिटीशन इमरान खान की वो खारिज हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है उसके हद तक वो एक्सेप्टेड भी है और इस पर मुसरत हिलाली और दूसरी जजेस का डिसेंडिंग नोट है। उसमें ये था सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 कि इसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया था इस कानून ने, मतलब इसका जो असर है वो पिछले तमाम कवानीन के ऊपर जो फैसले जात आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर इसका वो था इतलाक़। लेकिन अभी इसको डिलीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 5 सब सेक्शन 2 इसका रेट्रोस्पेक्टिव जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये जो फैसला है इसका जो अपील का राइट है ये प्रोस्पेक्टिव इसका असर है। तो एक आम आदमी के लिए इससे फ़ायदा है चूँकि इसमें अपील का राइट भी मिल गया, रिव्यू में वह काउंसिल भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह सेक्शन 7 के तहत अगर कोई स्टे मैटर है। अच्छा, इसमें यूसुफजई साहब मुझे बताइएगा कि एक जो जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बारहा नुक्ता उठाया गया कि अपील में जो बेंच बनेगा वो भी तो चूँकि इसी कमेटी ने वो फैसला करना है, तो वो कितने रुकनी बनेगा, इस हवाले से जो मेजॉरिटी फैसला है उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। इसमें इस तरह के सेक्शन 5 में ये बात मौजूद है कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस कंसल्टेशन करेंगे, एक कमेटी होगी और वो कमेटी बेंच तश्कील देंगे। अभी इसमें यह है कि जो फैसला जजेस दे, चाहे वो 3 जजेस है या 5 है, अपील में लार्जर बेंच तश्कील होगा और ये इस किस्म का एक किस्म का ये हम कह सकते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील है जिसमें जजेस के फैसले के ख़िलाफ़ हम जो लार्जर बेंच है उसमें अपील करेंगे। आयशा मलिक बार बार फुल कोर्ट के हवाले से वो क्वेश्चन उठाती रही और फिर जस्टिस जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ये जो फुल बेंच है ये कितने साल बाद लग गया, ये जो हमारा बेंच है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि ये 2015 में ये फुल बेंच तश्कील हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पे ये कहा कि हम क्यों मतलब इतने वेरिड है, ये तो बहुत रेयर केसेस आते हैं, अगर 8 साल बाद ये फुल बेंच तश्कील हुआ है तो इसका मतलब है कि बहुत से रेयर केसेस है। दूसरी बात है कि ये बात तो चीफ जस्टिस ने भी क्लेरिफाई कर दी कि ये जो है ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अगर फुल बेंच ने फैसला दिया है तो इसका मतलब है कि तमाम जजेस की जो राय है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें फिर अपील करने का वो कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। ऑलरेडी जब फुल बेंच फैसला करे तो फिर तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और सेक्शन 5 इमरान आप अगर कि जो जहांगीर आप अगर सवाल ले सकते हैं, काइंडली इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी वो कह रहे थे कि ये जो पॉइंट है रेट्रोस्पेक्टिव वाला, इस पर कोई भी फ्रीक दोबारा अपील में जा सकता है जो कि फैसला 8 और 7 से आया है। और काइंडली आप इनसे अगर दोबारा यही सवाल कर सकते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। इरफान कादिर साहब बता रहे थे कि दोबारा से रिव्यू में जाया जा सकता है इस पॉइंट के खिलाफ।
जी देखें, इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला भी सुनाया गया है उसमें ये 8-5 के तनासुब से ये वाली शिक जो है वो उसको नहीं माना गया और ये अब इस एक्ट का फ़ैसला जो होगा वो इस कानून के बनने के बाद के केसेस पर होगा। मज़ीद हम यूसुफ ज़ई साहब से भी पूछ लेते हैं, थोड़ा इसको मज़ीद एलेबोरेट कीजिएगा कि ये इसमें जो कन्फ्यूजन कुछ आ रही है कि आया कि जहांगीर तरीन साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, उनके केसेस चूँकि इस एक्ट के आने से पहले जो है वो उनको नाअहल करार दिया गया था, क्या वो उनको भी अब राइट ऑफ अपील होगा? जिस तरह मैंने बता दिया ना, सेक्शन 5 के तहत अपील का राइट इसमें मौजूद है, लेकिन फिर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में इस एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था कि ये जो राइट ऑफ अपील है ये पिछले केसेस पर भी लागू होगा। अब इस पे जस्टिस मुसरत हिलाली और दूसरे जजेस के डिसेंडिंग नोट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसेंडिंग नोट को अलाउड कर दिया है उस हद तक जो सेक्शन 5 पे वो ख़त्म है। तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और दूसरे लोग जिस मकसद के लिए ये एक्ट वो बनाए थे वो उनसे इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। और मैं ये कहता हूँ कि ये बेशक इमरान खान की जो पिटीशन है वो खारिज हो चुकी है, लेकिन पार्शली ये अलाउड भी है और इमरान खान ने जो बेनिफिट वो ले रहा था वो ले चुका यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ कुछ यहाँ पर मज़ीद वकला भी मौजूद होंगे। ये इसमें 2 मेजर पोर्शन थे इस फैसले के, मैं आपको थोड़ा इसकी वजाहत करूँ कि एक तो जो इस कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी वो 10-5 के तनासुब से मुस्तरद की गई हैं और जो इसका अपील के हवाले से मामला था उसमें 8-5 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है और अपील का हक सिर्फ इस सूरत में होगा कि इस कानून के बनने के बाद अगर कोई सो मोटो के खिलाफ अपील लेके आता है तो वो सुनी जा सकेगी। इमरान ठीक है, आप साथ रहिएगा। आपको बताएं कि आज इस केस का फैसला सुनाया गया और अगर आज की समाअत की बात की जाए तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं है, ना हम उनके दुश्मन हैं। ये रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से और अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है, ये भी कहा गया। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? आज के दिन का ये अहवाल रहा और अब बाकायदा तौर पर कुछ ही देर पहले ये फैसला सुनाया गया, उससे पहले ये फैसला महफूज किया गया था। लेकिन आज के इस फैसले में एक बहुत अहम नुकता यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, यानी कि आज से पहले तक जितने भी सुओ मोटो के केसेस हो चुके हैं, उनके फैसले हो चुके हैं, उन पर दोबारा अपील का राइट नहीं मिलेगा। आज के बाद अगर दोबारा कोई सुओ मोटो लिया जाता है जो कि इस कानून के तहत 3 रुकनी जजेस की कमेटी ले सकती है, उस पर अपील का हक मिलेगा जिस भी शख्स के खिलाफ ये फैसला आएगा। लेकिन एक अहम मामला ये भी है कि इस शिक पर रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस मामले में भी कंफ्यूजन बरकरार है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। तो कानूनी माहिरीन से भी हमने जानने की कोशिश की है कि अपील के मामले पर रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है या नहीं। इसका अभी तक कोई हमें खातिर खा जवाब नहीं मिला। जैसे ही जवाब मिलेगा हम अपने नाजरीन को भी आगाह करेंगे, क्योंकि इस शिक से जुड़े बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनके सियासी केसेस थे और स्पेशली नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन जो इन मुतासिर हुए इन केसेस की वजह से, और नवाज शरीफ जो वतन वापस आ रहे हैं, आया उनको अपील का हक मिलना है या नहीं मिलना, वो रिव्यू में जा सकते हैं इस शिक को लेकर या नहीं जा सकते, उनके सजाएं बरकरार रहेंगी या आकर कानूनी तौर पर उन्हें सामना करना पड़ेगा। बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब हैं और इनका जवाब तलाश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस मोहम्मद इमरान ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है, कर लेते हैं। इमरान, ये रिव्यू से मुतालिक जो एक नुक्ता कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा अपील पर। कोर्ट बार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में पार्टी थी, तो हम शकील साहब से ये पूछते हैं कि जो एक ख़ास नुक्ता है अपील के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब को अब अपील का राइट होगा, क्या उनकी नाअहली के हवाले से कोई उनके पास कानूनी आइनी ऑप्शन मौजूद है या इस फैसले के बाद अब उनकी जो ताहयात नाअहली है वो बरकरार रहेगी? देखें जी, वो जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक तो रिट्रोस्पेक्टिव अपील्स नहीं हो सकती हैं, तो उनकी नाअहली तो है, लेकिन एक ऑलरेडी कानून असम्बली ने पास किया है कि ये लाइफ बैन नहीं है बल्कि ये 5 इयर्स बैन है, तो उसकी वजह से उनके लिए एक विंडो है। आई थिंक वो भी कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है, अगर चैलेंज करेगा तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इस हवाले से जो आज फैसला आया है उसमें अगर बात करें तो उनकी जो ताहयात नाअहली का मामला था उसमें उनको अपील का राइट नहीं है, अपील का राइट नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर आप मजीद लीगल वे में कि कौन सी सेक्शन थी जिसमें ये 5(2) है जी, आई थिंक 5(2) है। आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, लेकिन इट इज़ 5(2) है जी,
5-2 में उन्होंने कहा है कि नहीं, अपील का राइट नहीं है, और वो अक्सरियत से मेजॉरिटी से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने किया है। ठीक है, ये 8-7 का जो फैसला था, इसके अलावा भी जो 10-5 के तनासुब से फैसला आया है उस पर अगर आप कोई रोशनी डालना चाहें। जी, 10-5 से जो चीज़ें आई हैं वो अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो एज ए लॉ स्टूडेंट एक बाइंडिंग ही समझा जाता है, तो इस पे तो मैं कोई नहीं कहूँगा, जो फैसला आया ठीक है जी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की हद तक है नाअहली के मामले पर, उनको अपील का राइट नहीं अपील का राइट नहीं है जी। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है, इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान कादिर साहब, आज का जो फैसला आया है 10-5 के तनासुब से, उसमें जो चीज़ वाज़े हुई है वो ये है कि माजी के फैसलों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। अब जो सोमोटो होंगे उसके बाद जो भी मुतासरीन होंगे वो अपील का हक़ रखते हैं। तो स्पेशली नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ थी और बात की जा रही थी कि उनको अपील का हक़ मिलेगा, लेकिन इस फैसले के बाद वाज़े हो गया कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक़ नहीं मिल रहा। इरफान कादिर साहब हमारे साथ गालिबन मौजूद नहीं हैं। मोहम्मद इशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया। इशफाक, एक बार आप बताइएगा केसेस थे कौन से जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ थे और जिन पर सो मोटो लिया गया था जिससे वो इफेक्ट हुए थे, जो कि अब का जो फैसला है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चूँकि उसमें नहीं मिली इजाज़त और वो दोबारा से अपील का हक नहीं रखते उन पर? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो मजमूई तौर पर तो जो फैसला आया है वो 10-5 के तनासुब से आया है, लेकिन खास तौर पर जो फैसला 8-7 के तनासुब से आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का माजी से इतलाक ना होने के हवाले से फैसला दिया है। और ये फैसला ना सिर्फ नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन के लिए भी ये फैसला हुसैन नहीं है, लेकिन एक चीज इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उस हवाले से जो नाअहली की मुद्दत थी वो 5 साल तक मुकर्रर की गई थी और आज के दिन तक उस कानून को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया। तो उस हवाले से तो नवाज शरीफ अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जेरे इल्तवा जो अपीलें हैं जो उनकी सजा के खिलाफ हैं, जब तक उन अपीलों से नवाज शरीफ उनके हक में नहीं होती, वहां से नवाज शरीफ बरी नहीं होते, तो फिर भी नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि नैब के कानून के मुताबिक नवाज शरीफ जो कोई भी जो ऐसा शख्स है जिसको सजा सुनाई जाएगी तो उसकी नाअहली की मुद्दत 10 साल तक होगी। तो अभी वो उस हवाले से नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, उनका फैसला होना बाकी है। अब जब से ये वाला फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर इसका इतलाक माज़िन जो होता तो यकीनन नवाज शरीफ के लिए एक आसानी होनी थी, लेकिन अब कल को इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वो कानून अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया तो नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आज जो फैसला आया है बड़ी अहम नौयत का फैसला है और चीफ जस्टिस की जानिब से जैसे ही हल्फ उठाया गया सबसे पहले उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और इस पर फुल कोर्ट बनाया, 5 समातें हुई, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया और आज महफूज फैसला सुनाते हुए बताया गया है कि इससे मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।